शुभ अपराह्न बच्चों, मैं रमेश चंद्र ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं की कृतिका पाठ पुस्तक के अंतर्गत बच्चों मेरे संग की औरतें, इस पाठ का वीडियो मैं पहले भी एक प्रेषित कर चुका था अप्रैल में। आज पुनः वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ेंगे। तो मेरे संग की औरतें बच्चों, इस पाठ की लेखिका हैं मृदुला गर्ग जी। कौन है? मृदुला गर्ग जी। तो इस पाठ की जो पृष्ठभूमि है इस प्रकार से है कि मृदुला गर्ग द्वारा रचित ये पाठ एक संस्मरणात्मक गद्य है। संस्मरण, जैसे किसी की जिंदगी में कोई घटना घटी या उसको भोगा तो उसको अपने शब्दों में लिखना, एक संस्मरण। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया कि मेरे परिवार की औरतें किस प्रकार की थीं, कैसा उनका स्वभाव था। ये पाठ उन महिलाओं पर केंद्रित है जिन महिलाओं ने परंपरागत तरीके से जीवन यापन करते हुए भी लेख से हटकर जीवन जिया है। कि जैसा जानते हैं कि प्राचीन काल में या कुछ समय पहले हमारे समाज में विशेषकर महिलाओं के लिए अनेक प्रकार की बंदिशें हुआ करती थीं, तो उनको भी फॉलो करना है। क्योंकि जिस समाज में या देश काल में हम रहते हैं उस समय जैसे भी हमारे समाज में चाल चलन है उसको अनुसरण करते हुए हमें कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। लीक से हटकर का मतलब जो ट्रेडिशनल वे में हम जीवन यापन करते हैं उससे हट करके कुछ नया आयाम स्थापित करना। तो यह पाठ एक संदेश देता है कि परंपरा का निर्वाह करना और लीक से हटकर जीवन यापन करना दोनों के बीच कोई विरोधी संबंध नहीं है। अगर हम ठान लें तो अपनी परंपराओं को भी निभा सकते हैं और लीक से हटकर भी काम कर सकते हैं। बस जो हम काम करने जा रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस हम अपने समाज को दिखा दें, समझा दें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो पाठ को जो सार है इस प्रकार से है कि लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में सुनकर ही बहुत कुछ जान सकी। जो लेखिका है मृदुला गर्ग अपनी नानी को देखा नहीं था लेकिन माता जी से सुना था, तो सुन करके ही उन्होंने बहुत कुछ सीखा। क्योंकि लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पूर्व ही संसार से जा चुकी थी। नानी की कहानियाँ लेखिका नहीं सुन सकी। प्रायः ये रहता है कि हम अपने नाना नानी के यहाँ जाते हैं तो नाना नानी का बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार होता है, तो नानी से या नाना से हम कहानियाँ सुनते हैं, तो या दादा दादी से कहानियाँ सुनते हैं। तो नानी की वो कहानियाँ नहीं सुन सकी थी, परंतु लेखिका लोगों के लिए कहानियाँ लिखती है। उसने अपनी नानी से कहानियाँ तो नहीं सुनी लेकिन लोगों के लिए कहानियाँ लिखती है। लेखिका की नानी के जीवन की कहानी भी रहस्यमयी है। बताती है कि मेरी जो नानी की जो जीवन की कहानी है बहुत ही रहस्यों से भरी हुई है। लेखिका अपनी नानी के बारे में जो समझ सकी थी वह इस प्रकार था कि वे परंपरावादी थी, पुराने विचारों की ख्याल की थी, अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी और पर्दानशी महिला थी, अर्थात पर्दा प्रथा, मुँह ढकती थी। उनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो गया था जो विलायती संस्कृति मतलब फॉरेन कल्चर से बहुत अधिक प्रभावित था। उनके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री अर्थात वकालत पढ़कर आए थे और अंग्रेजी रहन सहन के अनुसार ही जिंदगी जीने लगे। यानी कह सकते हैं पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में पढ़े लिखे ढले और उसी के अनुरूप वो रहते थे। पर नानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ कि भले हमारे पति पश्चिमी सभ्यता से ढले हैं लेकिन उन्होंने अपने आप को पश्चिमी सभ्यता में नहीं ढाला, बल्कि उन्होंने अपने को एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में स्थापित किया। वे अपने तरीके से ही जीवन जीती रहीं। उन्होंने पति के जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया। ये भी नहीं किया भाई जो आपको पश्चिमी सभ्यता में जीना अच्छा लगता है तो आप जी उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। अगर हम विरोध करते हैं तो फिर वहीं पर झगड़ा होता है। नानी ने मौत को करीब पाकर अपने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा, क्या नाम था बच्चों, प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया अपने पति से। तब घर के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए थे कि वे अपनी बेटी की शादी किसी साहब से न करवाकर आज़ादी के सिपाही से। जब घर के सभी सदस्यों ने देखा कि प्यारेलाल जी जो क्रांतिकारी है उनको क्यों बुलवाया गया है, तो प्यारेलाल जी से लेखिका की नानी ने कहा कि मेरी बेटी की शादी किसी साहब से न करवा करके एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से करवाइए। अतः यह जिम्मा नानी ने क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दिया कि यह काम केवल आप कर सकते हैं।
नानी की इस इच्छा से अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि वो विचारों के स्तर पर अपने पति से भिन्न एवं आज़ाद विचारों वाली महिला थी। उस समय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था, पर्दानशी औरत थी, वो कुछ नहीं कर सकी, तो उन्होंने कहा कि इतना तो मैं कर ही सकती हूँ अंतिम समय में कि मेरी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी सिपाही से हो। उनके मन में आज़ादी की भावना कूट कूट करके भरी हुई थी। न किसी क्रांतिकारी आंदोलन में गई, न कहीं नारेबाजी की, लेकिन फिर भी आज़ादी के लिए उनके मन में उमंग थी, उत्साह थी। तो चलते चलते उन्होंने सोचा कि मैं इतना काम तो कर ही सकती हूँ। लेखिका की माँ का विवाह एक पढ़े लिखे, अब जो लेखिका की माँ एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हो गया, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी था। आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण उन्हें ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। उस समय ICS की परीक्षा इंग्लैंड में होती थी और एक श्रेष्ठ परीक्षा होती थी जिसमें अधिकारी बनते थे। लेखिका की माँ दुबली पतली एवं नाजुक थी, बहुत शारीरिक रूप से कमज़ोर थी। उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, क्योंकि जब वो क्रांतिकारी थे तो उनके घर में सभी लोग विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करते थे, खादी के वस्त्र पहनते थे, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाते थे, जो उनसे बड़ी मुश्किल से संभल पाती थी। पतला शरीर और खादी मोटी होती है। लेखिका के पिता के पास कोई पुश्तैनी धन भी नहीं था, उनके पास ज़्यादा कुछ पिता की संपत्ति भी नहीं थी। पिता खाली हाथ थे, परंतु माँ की ईमानदारी, माँ बहुत ईमानदार थी, सुंदर थी और सबका सम्मान करती थी। साहिबी खानदान के कारण परिवार के लोग प्रभावित थे कि उच्च घराने से हैं, बड़े घराने से हैं, इनके पिताजी जो है वकील हैं, तो सब लोग उनका सम्मान करते थे। वे निष्पक्ष तथा गैर दुनियादारी भी थी। वो उनको किसी से ज़्यादा कोई दुनियादारी से मतलब नहीं था कि कौन क्या करता है, कौन क्या पहनता है, कौन किससे बात करता है। इसलिए कोई उनसे घर के सामान्य कामकाज की उम्मीद भी नहीं करता था। घर के सदस्य उनसे किसी काम को करने के लिए नहीं कहते थे, उनसे केवल सलाह भर लेते थे। सलाह ली जाती थी कि यह काम करना है, इसमें आपकी क्या सलाह है। लेखिका ने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया कि जिस प्रकार से हमारी भारतीय माँ होती हैं, तो लेखिका कहती हैं कि मेरी माँ उनसे हट करके थी। वे बच्चों के खान पान में भी अधिक रुचि नहीं लेती थी। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों को ठीक प्रकार से सुबह शाम के खाना पीना, नहलाना धुलाना, इसमें सब वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी। उन्हें क्या क्या शौक़ था, उन्हें किताबें पढ़ने का, संगीत सुनने का शौक़ था। उनके व्यक्तित्व तथा पर्सनालिटी में दो ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उनका अन्य लोगों पर अत्यधिक प्रभाव था। ये सब कुछ न करते हुए भी घर के सभी सदस्यों के ऊपर उनका एक प्रभाव था। कैसा प्रभाव था? पहला, कभी वो झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा, एक ही किसी की गोपनीय बात को दूसरे पर प्रकट नहीं करती थी। ये नहीं कि किसी की बात सुन ली दूसरे से शेयर कर दी, तो ये कमी औरतों में पाई जाती है। तो इस प्रकार का गुण उनमें नहीं था। घर के कामों में अरुचि और अपनी बीमारी के कारण उनका अधिकांश समय एक तो बीमार रहती थी और घर के कामों में उनकी रुचि भी नहीं थी। तो उनका जो अधिकांश समय पढ़ने में, संगीत सुनने में, साहित्य की चर्चा में ही बीतता था। साहिबी खानदान से होने के कारण भी लोगों को उन पर श्रद्धा थी। घर में आदर सम्मान प्राप्त था। वे अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहा करती थी। वो ये नहीं मानते थे कि मेरे बच्चे हैं, हर तरह की बात अपने बच्चों से शेयर करते थे, बच्चे भी उनसे शेयर करते थे। मातृत्व की कमी पिता पूरी कर दिया करते थे। जो माँ का दुलार बच्चों को चाहिए, वो पिता ही दोनों का प्यार देते थे, माँ का और पिता का ही। अब आता है, उनके घर में एक परदादी थी। लेखिका की परदादी का भी संसार में लेख से हटकर चलने का शौक़ था। उनके घर में जो परदादी थी, उन्होंने लेखिका की माँ के लिए लड़की की मन्नत मांगी कि मेरी बहू के क्या हो, लड़की हो। भगवान ने उनकी ऐसी सुनी कि एक के बाद एक 5 लड़कियाँ। जो एक लड़की की मन्नत मांगी थी, उनकी 5 लड़कियाँ हुई। परदादी के विषय में यह भी प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी ज़रूर सुनता है। आसपास के लोगों को पता था कि इस घर में जो परदादी हैं, बूढ़ी बुजुर्ग हैं, वो अगर कोई किसी के लिए कुछ कह देती हैं या मन्नत मांगती हैं तो उनकी बात ज़रूर पूरी होती है। लेखिका की माँ जी अर्थात परदादी का प्रभाव इतना अधिक था कि एक चोर का भी हृदय परिवर्तन हो गया। किस प्रकार से बच्चों? एक बार की घटना कि जब घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए,
तो लेखिका की माँ जो शोर शराबे से बचने के लिए दूसरे कमरे में, जिस घर में शादी होती शोर शराबा ज़्यादा होता, बूढ़े लोगों को पसंद नहीं होता, तो उन्होंने सोचा कि चलो दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। जाकर सो गई। तभी चोर सेंध लगाकर उसी कमरे में घुस गया जिस कमरे में लेखिका की दादी परदादी सोई हुई थी, जिसमें माँ जी सोई हुई थी। तो माँ जी ने पूछा कौन? चोर बोला जी मैं। माँ जी ने उससे पानी पिलाने के लिए कहा कि ऐसा करो कि मुझे पानी पिलाओ, और अपना खाली लोटा उसे पकड़ा दिया। कुएं से पानी भरने के लिए कहती उन्होंने उसे हिदायत दी कि किस प्रकार से पानी भर के लाओगे, कि लोटे के मुँह में कपड़ा बांध लेना कस करके, और ठीक प्रकार से पानी छान करके भरना। तो यह सुनकर चोर घबरा गया कि लगता है मुझे पहचान लिया कि मैं चोर हूँ। वह घबराकर पानी भरने के लिए चल दिया कि अच्छा कि मैं पानी भर के ले आऊँ, क्योंकि शादी का वक्त है, तो सोच रहे होंगे कि कोई रिश्तेदार होगा आया होगा, तो उन्होंने कहा कि काम बन जाएगा। चोर कुएं से पानी लेकर आया। माँ जी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा चोर को पिला दिया। उसके साथ माँ बेटे का संबंध बना लिया, आधा पानी खुद पी लिया, आधा चोर को पिला दिया, और माँ बेटे का संबंध बन गया। कहा कि अब चाहे तू चोरी कर। अब देखो उस पहचान गई कि चोर है। उन्होंने कहा कि चाहे तू चोरी कर। चोर उसी दिन से चोरी का धंधा छोड़कर खेती करने लगा, कि चाहे तू चोरी कर चाहे खेती कर। तो माँ की जो माता जी थी परदादी, उनकी बात का चोर पर इतना असर पड़ा कि उस दिन से वो चोरी का धंधा छोड़ करके और मेहनत के साथ खेती करने लगा। इस प्रकार से एक परदादी ने किसी चोर के जीवन में परिवर्तन ला दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।